नमस्ते सदावत सले मातृभूमि। हम लोग बात करने जा रहे हैं क्या भारतीय जनता पार्टी मुर्दाबाद या फिर अमित शाह मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद, ऐसे नारे लगाना देश में अपराध है? कोई किसी का गुलाम है क्या? आज ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऐसे ही एक विषय का पूरा पोस्टमार्टम किया और वो सारे शब्द इस्तेमाल किए जो विरोधी इस्तेमाल करते हैं। वॉशिंग मशीन का इस्तेमाल किया। हाई कोर्ट ने वॉशिंग मशीन के अलावा मुर्दाबाद कहने का और सरकार का एक व्यक्तिनिष्ठ होना, अधिकारियों का व्यक्तिनिष्ठ होना, इस पर कमेंट किया और कहा कि सरकार की पॉलिसियां अगर बनती हैं और सरकार की पॉलिसियों पर कोई मुसलमान या कोई भी व्यक्ति विरोध करता है तो क्या ये अपराध है? कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देते हुए ऑनरेबल हाई कोर्ट ने पूरा एक्सप्लेन किया। मामला था सईद अहमद अब्दुल वजीद चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। फिर से मैं बताता हूं, सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। और यहां जो विषय आया वो तड़ीपार का आया। अब लोग अमित शाह जी को तड़ीपार के लिए कहते हैं, तड़ीपार हैं और बड़े गंदे गंदे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। सवाल यह है कि डिसेंट एंड लिमिट ऑफ स्टेट पावर, स्टेट के पास कितनी पावर है, स्टेट क्या कर सकता है किसी नागरिक के खिलाफ। सवाल यह है कि राज्य की जो क्षमताएं हैं, राज्य की जो पावर है और डेमोक्रेटिक डिसेंट है, इनमें क्या सईद अहमद अब्दुल वाहिद चौधरी को टारगेट किया जा सकता है? सेक्शन 56 महाराष्ट्र पुलिस एक्ट जिसके तहत तड़ीपार किया जा सकता है, उसको किया जा सकता है। मामला यह है कि सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया एसडीपीआई, ये हम सब जानते हैं कि एसडीपीआई किस बड़े संगठन का सबऑर्डिनेट ग्रुप है, यानी कि बड़े संगठन का जिस पर सरकार ने बैन लगा दिया है। केंद्र सरकार ने बैन लगाते हुए उसके 10 और संगठनों पर बैन ले लिया, उसकी पॉलिटिकल पार्टी को छोड़ दिया। ये पॉलिटिकल पार्टी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया के नाम से है और महाराष्ट्र का जनरल सेक्रेटरी सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का सेक्रेटरी है और सेक्रेटरी रहते हुए वो प्रदर्शन करता है। प्रदर्शन करते हुए वो नारे लगाता है और कहता है अमित शाह मुर्दाबाद। ये मामला सीएए के दौरान का है जहां तक मैं समझता हूं, और अमित शाह मुर्दाबाद क्योंकि वो होम मिनिस्टर हुआ करते थे और सीएए का मामला सामने था। प्रदर्शन देश भर में चल रहे थे और उसी समय इनकी गिरफ्तारी होती है। गिरफ्तारी के बाद डिस्प्लेसमेंट का ऑर्डर होता है। 6 एफआईआर इस व्यक्ति के खिलाफ पहले से दर्ज हैं, एनआरसी के मामले में, सीएए के मामले में, वक्फ अमेंडमेंट बिल के मामले में। ये सभी ऐसे विषय थे जो सबसे ज्यादा कुछ मुसलमानों को प्रताड़ित करते हैं या उनको एहसास करवाते हैं कि वो कुछ विशेष हैं और विशेष होने के नाते उनके ऊपर ये लागू कहां हो सकता है। इसलिए इंडियन पिनल कोड की धारा 188 के तहत ये आरोप लगाया गया कि ये व्यक्ति बिना अनुमति के धरने प्रदर्शन करता है, स्थानों पर गड़बड़ी करता है और नारे लगाता है बीजेपी सरकार मुर्दाबाद, अमित शाह मुर्दाबाद, नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। ऐसे नारे लगा लगाकर पूरे एरिया को परेशान करता है। पुलिस इनको मना करती है लेकिन ये बार बार बिना अनुमति के जाते हैं, बार बार इनके खिलाफ मुकदमे होते हैं। तो पुलिस ये कहती है कि ये हैबिचुअल हिंड्रेंस पैदा करने वाले क्रिमिनल हैं। पुलिस ये कहती है इनके खिलाफ एक्शन लेना जरूरी है क्योंकि ये डेंजर पैदा कर रहे हैं और ये टेरिफाइड लोगों को कर रहे हैं। ऑनरेबल कोर्ट ने पूछा क्या पॉलिटिकल एक्टिविस्ट या पार्टी लीडर इस दायरे में आते हैं? क्या पीसफुल पब्लिक डेमोन्स्ट्रेशन इस दायरे में आता है? क्या आपके पास कोई एविडेंस है जिसमें इंटिमिडेशन किया गया हो या फिर कोई एविडेंस है जिसके तहत मारपीट की गई हो, वायलेंस पैदा किया गया हो? ऐसा कोई एविडेंस था नहीं, केवल प्रदर्शन था और सरकारों के, मुखियाओं के, हिंदुओं के जो प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हैं उनको नारे लगाए जा रहे थे। ऑनरेबल जस्टिस माधव जी जानदार ने क्लासिफिकेशन किया और उन्होंने कहा कि भाई देखो, किसी को तड़ीपार करने के लिए आपको वायलेंस होना जरूरी है, आपके लिए थ्रेट होना जरूरी है, सिस्टम डेमोक्रेटिक थ्रेट होना जरूरी है। क्या इनमें से कोई भी चीज थी? क्या थ्रेट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर था? क्या इंसाइटमेंट एंड डेंजर था? क्या इन्फोर्सर्स को रूलिंग पार्टी
मतलब रूलिंग पार्टी जो रूल कर रही हो उसके खिलाफ कोई शब्द इस्तेमाल करना अपराध है भारत में? कॉन्स्टिट्यूशनल रियलिटी के मामले में ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि पीसफुल डेमोक्रेटिक डिसेंट ऑन सीएए एनआरसी कोई अपराध नहीं है। कोर्ट कहता है नॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ पॉलिटिकल डिसएग्रीमेंट इन ए डेमोक्रेसी, ये तो सामान्य सी बात है कि डेमोक्रेसी में अगर कोई आपसे एग्री नहीं होता है तो कोई बात नहीं है। पब्लिक सर्वेंट लॉ के लिए बाउंड है, ना कि व्यक्ति के लिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ कोई बात करता है तो उस पर तमाम तरह के मुकदमे लगाना और एडमिनिस्ट्रेटिव पावर का इस्तेमाल करना। जैसे ही वो उस पार्टी में शामिल हो जाता है तो फिर वो वॉशिंग मशीन में धुल जाता है और सारे केसेस रातों रात खत्म हो जाते हैं, सारे स्लेट्स साफ हो जाते हैं, सारे आरोप साफ हो जाते हैं, एफआईआरें खत्म हो जाती हैं, हैरेसमेंट के चार्जेस, एक्सटर्नमेंट सब खत्म हो जाता है जैसे ही वो पार्टी में शामिल होता है। तो क्या वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करने के लिए ऐसा किया जा रहा है? ऑनरेबल कोर्ट ने यह कहा। फिर कोर्ट ने कहा कि लॉ एनफोर्समेंट का काम क्या है? लॉ एनफोर्समेंट का काम सिटीजन्स कोई स्लेव नहीं है, याद रखिएगा। सिटीजन कोई गुलाम नहीं है। भारत का नागरिक किसी पॉलिटिकल पार्टी का गुलाम नहीं है, किसी व्यक्ति का गुलाम नहीं है, किसी चीफ मिनिस्टर का गुलाम नहीं है, प्राइम मिनिस्टर या कैबिनेट मिनिस्टर का गुलाम नहीं है। पुलिस अकाउंटेबल लॉ के लिए है, ना कि मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री या किसी कैबिनेट मंत्री के लिए। पुलिस का काम यह है कि लॉ को देखें और यह देखें कि कानून का पालन सही से हो रहा है, और अगर कोई मामला बनता है तो पुलिस की प्राइमरी ड्यूटी ऑफ अ पुलिस इज टू प्रोटेक्ट सिटीजन्स राइट, लोगों के अधिकार, फंडामेंटल राइटों को प्रोटेक्ट करना पहला काम है, ना कि आप पॉलिटिकल वेंडेटास रूलिंग एस्टेब्लिशमेंट के लिए इस्तेमाल करें। ऑनरेबल कोर्ट ने आगे कहा प्रोटेक्टिंग द कोर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, याद रखिएगा आपका जिम्मेदारी बनती है आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 का चयन करना। आर्टिकल 19 में व्यक्ति को राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, जब तक वायलेंस आर्टिकल 19(2) के दायरे तक नहीं आता तब तक आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते। आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी व्यक्ति के पास है, वो कैसे जीना चाहता है ये वो तय करेगा, उसकी पर्सनल लिबर्टी है। जब तक कानून का उल्लंघन ना हो तब तक उसके खिलाफ कोई चार्जेस नहीं लगाए जा सकते हैं। बात यह है कि पॉलिटिकल रियलिटी क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर है आपकी, और कॉन्स्टिट्यूशन